दिल्ली का कुतुब मीनार। मतलब हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, उस ऊंची इमारत के सामने खड़े होते हैं, तस्वीरें लेते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, लेकिन उन हजारों पर्यटकों में से शायद ही किसी को ये अंदाजा होता है कि ठीक उनके पीछे, उन पेड़ों के साए और झाड़ियों के बीच एक ऐसा खजाना छुपा है जो पूरे 1000 साल के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। सही कहा। वो जगह बिल्कुल नजरों के सामने होकर भी गायब है। मतलब सोचिए, ये ऐसा है जैसे किसी घर में सालों तक रहने के बाद अचानक आपको उसमें कोई गुप्त कमरा मिल जाए, जिसके हर कोने में सदियों पुराने रहस्य दबे हों। एक गुप्त कमरे वाली बात बहुत सटीक है यहाँ। तो आज हमारे इस स्रोतों के गहरे विश्लेषण का मिशन इसी अनदेखे हिस्से को डिकोड करना है। हम बात कर रहे हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की। ये सिर्फ कोई 200 एकड़ का जंगल या खंडर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है जहां राजपूत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, मुगल और यहां तक कि ब्रिटिश काल की झलकियां एक साथ देखने को मिलती हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों का अध्ययन करते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पार्क महज कुछ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे एक टाइम कैप्सूल कहना ज्यादा सही होगा। मतलब आमतौर पर इतिहास किताबों के पन्नों में दर्ज होता है ना, एक सूखी और सपाट जानकारी की तरह। हाँ, जो स्कूल में हम रटते थे। बिल्कुल। लेकिन मेहरौली में इतिहास भौतिक रूप से मौजूद है। ये हर टूटती दीवार, हर पुराने गुंबद और उन खामोश रास्तों में सांस लेता है। यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को ऐसा लग सकता है कि सदियों का समय इस 200 एकड़ के घेरे में आकर बस ठहर गया हो। ये सच में हैरान करने वाली बात है। कुतुब मीनार जैसी विश्व प्रसिद्ध जगह के इतने करीब होने के बावजूद ये इलाका लोगों की नजरों से इतना छिपा हुआ कैसे रह गया? ये दिल्ली के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। हाँ, लेकिन जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इसी 200 एकड़ के इलाके में इतना सारा इतिहास क्यों सिमटा हुआ है? मतलब पूरी दिल्ली इतनी बड़ी है, फिर हर राजवंश ने इसी छोटी सी जगह को ही क्यों चुना? इसका जवाब इसके भूगोल और इसकी पुरानी नींव में छिपा है। आगे है नक्शा यहाँ का पूरा मैप। ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का कंप्लीट नक्शा। अच्छा, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दिल्ली के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक है। लालकोट और राजा अनंगपाल तोमर से इसकी शुरुआत होती है और बाद में सल्तनत के शासकों ने भी इसे अपना केंद्र बना लिया। तो क्या हम इसे समझने के लिए आर्किटेक्चरल लजानिया जैसी किसी एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? आर्किटेक्चरल लजानिया? हाँ, मतलब एक ऐसा ढांचा जहां हर नए शासक ने पुरानी इमारत को पूरी तरह मिटाने के बजाय उसी के ऊपर अपने काल की एक नई परत बिछा दी, एक के ऊपर एक लेयर। हाँ, ये आर्किटेक्चरल लजानिया वाली तुलना बहुत ही विजुअल और दिलचस्प है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा। वो कैसे? देखिए, जब भी कोई नया शासक किसी नए इलाके को जीतता है तो इतिहास गवाह है कि उसकी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? पुरानी चीजों को नष्ट करना। हाँ, ताकि वो अपना नया शहर बसा सके और अपनी ताकत दिखा सके। बिल्कुल, लेकिन मेहरौली के लालकोट वाले हिस्से में ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। अनंगपाल तोमर ने जो नींव रखी थी वो अरावली की पहाड़ियों के कारण इतनी सुरक्षित और मजबूत थी कि आने वाले नए शासकों ने उस बनी बनाई सुरक्षा को छोड़ना समझदारी नहीं समझा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती, अगर कोई नया सुल्तान आ रहा है तो वो अपने दुश्मनों के बनाए हुए ढांचों में क्यों रहना चाहेगा? मतलब क्या ये सिर्फ पैसे और समय बचाने का तरीका था? सिर्फ सहूलियत नहीं थी ये। तो क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी था? ऐसा कुछ कि अब इस जगह पर मेरा कब्जा है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये सत्ता की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब कोई नया शासक पुरानी नींव पर अपनी इमारत खड़ी करता है तो वो उस पुरानी सत्ता की वैधता को भी अपने नाम कर लेता है। ओहो, मतलब वो ये संदेश दे रहा है कि अब इस प्राचीन और पवित्र भूमि का नया मालिक मैं हूँ। एकदम सही। और इसी वजह से इस 200 एकड़ के इलाके में जमीन पर चलने का मतलब है समय की अलग-अलग परतों पर चलना। हर राजवंश ने वास्तुकला को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला, कुछ तोड़ा, कुछ वैसे ही छोड़ दिया और अपनी परतें जोड़ दी। ये कोई साफ सुथरा काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं।
ये संस्कृतियों का एक बहुत ही जटिल टकराव था। ये एक बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि शासकों ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले, बल्कि इमारतें बनाने के तरीके में भी एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। हाँ, इंजीनियरिंग का पूरा तरीका ही बदल गया था। स्रोतों में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बलबन के मकबरे को बताया गया है। गयासुद्दीन बलबन, जो सल्तनत का एक बेहद खौफनाक शासक था, उसका मकबरा इसी पार्क में है। पीछे देखो, मेटकॉफ का मकबरा, और उसका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत बड़ा है। हाँ, कहा जाता है कि भारत में पहली बार असली मेहराब, यानी जिसे ट्रू आर्क कहते हैं, उसका सफल प्रयोग यहीं हुआ था। अब यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। स्रोतों में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात थी? मतलब भारत में तो पहले से ही विशाल और भव्य मंदिर मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो फिर एक घुमावदार दरवाजा या मेहराब उस समय की कंस्ट्रक्शन की दुनिया का इतना बड़ा टेक अपग्रेड कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है और इस विज्ञान को समझना जरूरी है। भारत में विशाल इमारतें तो थीं, लेकिन उनका विज्ञान अलग था। बलबन के मकबरे से पहले ज्यादातर छतें या दरवाजे कॉर्बेलिंग तकनीक से बनते थे। कॉर्बेलिंग? हाँ, इसमें पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर हर पत्थर को थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाया जाता था, जिससे एक त्रिकोण या घुमावदार आकार बनता था। अच्छा, जैसे बचपन में हम लकड़ी के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें थोड़ा अंदर की तरफ सरकाते हुए पुल बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल वही। लेकिन इस कॉर्बेलिंग तकनीक की एक भौतिक सीमा थी। क्या सीमा थी? सारा वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे की तरफ आता था। इसका मतलब था कि छत को गिरने से बचाने के लिए दीवारों को बहुत मोटा और भारी बनाना पड़ता था। और खंभों के बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं हो सकती होगी। एकदम सही। इसीलिए पुरानी इमारतों के अंदर के कमरे छोटे, अंधेरे और खंभों से भरे होते थे। आप बहुत बड़ा हवादार हॉल नहीं बना सकते थे। तो मतलब पुरानी तकनीक से खाली जगह बनाना विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। फिर इस ट्रू आर्क ने गुरुत्वाकर्षण की समस्या को कैसे सुलझाया? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। ट्रू आर्क में पत्थरों को सीधा रखने के बजाय उन्हें एक अर्धगोलाकार आकार में लगाया जाता है, और सबसे जरूरी होता है कीस्टोन। कीस्टोन? वो क्या करता है? ये वो पत्थर है जो मेहराब के बिल्कुल बीच में सबसे ऊपर फंसाया जाता है। ये कीस्टोन पूरे वजन को सीधे नीचे गिरने नहीं देता, बल्कि उसे दोनों तरफ की दीवारों और खंभों की ओर धकेल देता है। अरे वाह, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर वजन खंभों की तरफ बढ़ गया तो छत के नीचे एक बहुत बड़ी और खाली जगह छोड़ी जा सकती है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। इसी एक तकनीकी बदलाव ने वास्तुकला का रूप बदल दिया। इसी के बाद आसमान छूने वाले बड़े गुंबद बनने संभव हो पाए, जो बाद में मुगल काल की पहचान बन गए। मतलब सिर्फ एक पत्थर को बीच में फंसाने के विज्ञान ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया। दिमाग चकरा जाता है सोचकर। है ना? ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन स्रोतों का आगे विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये बदलाव सिर्फ महलों या कब्रों तक सीमित नहीं थे। इसका असर समाजोपयोगी चीजों पर भी हुआ। आप राजों की बावली की बात कर रहे हैं? हाँ, राजों की बावली। लोधी काल में बनी ये 3 मंजिला सीढ़ीदार बावड़ी, स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने का गड्ढा नहीं था, ये मुसाफिरों के लिए एक शानदार आरामगाह भी थी। बिल्कुल। बावड़ियों को केवल जल संरक्षण के लिए देखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। उस समय का समाज इसे एक सोशल हब के रूप से डिजाइन करता था। अगर इसे आज के समय से जोड़ें तो क्या ये हाईवे पर बने उन आधुनिक रेस्ट स्टॉप्स की तरह था? आप ऐसा कह सकते हैं। जहां लंबी यात्रा के बाद रुको, आराम करो और फिर आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन ये उन आधुनिक लाउंज से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट और प्रकृति के अनुकूल था। वो कैसे? देखिए, दिल्ली की भयंकर गर्मी में सफर करना बहुत मुश्किल होता था। राजाओं की बावली का स्थापत्य ऐसा है कि जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे पानी की तरफ उतरते हैं, तापमान में भारी गिरावट महसूस होती है। ओहो, मतलब एक नेचुरल एसी। बिल्कुल, वातानुकूलित। इसके किनारों पर जो कमरे और छज्जे बने थे, वे जमीन के नीचे होने के कारण प्राकृतिक रूप से ठंडे रहते थे। ये बिना बिजली के थके हुए मुसाफिरों को सुकून देता था। ये उस दौर की सोच का एक खूबसूरत उदाहरण है। पानी भी बच रहा है और लोगों की देखभाल भी हो रही है। एकदम सही।
लेकिन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क केवल बेहतरीन इंजीनियरिंग का ही घर नहीं है। स्रोतों की गहराई में जाने पर कुछ ऐसे रहस्य भी मिलते हैं जो इसे किसी सस्पेंस फिल्म का सेट बना देते हैं। आप जमाली तमाली की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा रहस्य जमाली कमाली मकबरे और मस्जिद के साथ ही जुड़ा है। वास्तुकला के हिसाब से ये मस्जिद अपने समय की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसकी नक्काशी बेजोड़ है, लेकिन इसका रहस्य उससे भी बड़ा है। और यही रहस्य मुझे उलझाता है। हम जानते हैं कि जमाली कौन थे। शेख फजलुल्लाह जो एक सम्मानित सूफी संत थे और लोदी से लेकर बाबर तक के दरबार के कवि थे। हाँ, उनका इतिहास तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, इतने बड़े व्यक्ति को इस शानदार मकबरे में दफनाया गया समझ आता है, लेकिन उनके ठीक बगल में एक और कब्र है जिसे कमाली कहा जाता है। और मजे की बात देखिए। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये कमाली कौन था इसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। मतलब कैसे संभव है कि इतने बड़े संत के बगल में कोई दफन हो और किसी को उसका नाम तक न पता हो? यही तो इतिहास का विरोधाभास है। जो लिख दिया गया वो अमर हो गया, और जो नहीं लिखा गया वो हमेशा के लिए रहस्य बन गया। इतिहासकारों ने कई अनुमान लगाए हैं। जैसे कि कुछ मानते हैं कि कमाली उनके कोई करीबी शिष्य रहे होंगे, कुछ कहते हैं कि वे सूफी साथी थे, और कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि ये नाम सिर्फ जमाली के साथ तुकबंदी बैठाने के लिए रख दिया गया। ये अजीब है कि दोनों नाम हमेशा साथ लिए जाते हैं, जमाली कमाली, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। बिल्कुल। लेकिन एक का इतिहास रोशन है और दूसरे का कोई वजूद ही नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे कुछ लोगों को याद रखता है और कुछ को मिटा देता है। बस एक पन्ना गुम हो जाए या कोई दरबारी इतिहासकार कुछ लिखना भूल जाए तो एक पूरी जिंदगी गायब हो जाती है। बहुत डरावना भी है ये सोचना। हाँ, और ये पाक ऐसे अनसुलझे विरोधाभासों से भरा है।